हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, जैसा कि आप सभी मेरी इस बात से अवगत ही होंगे कि हम लोग अभी पिछले कुछ वीडियो में करंट अफेयर्स को देखे, एडिटोरिया के और घटनासार के करंट अफेयर को देखे, और लगभग हम लोगों ने दृष्टि की जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है उसके टेस्ट सीरीज को देखा, लगभग 67 बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला में मित्रों आज आपके सामने एक मैं नया वीडियो लाया हूं। और इसमें क्या है कि जो ये दिल्ली की एक माने यानी टेस्ट सीरीज की संस्था है मेक आईएएस, जो कि काफ़ी लोगों को यूपी पीसीएस में सिलेक्शन दिला दी है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में सर्च करना हो तो आप गूगल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं किसी कोचिंग का या किसी टेस्ट सीरीज संस्थान का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपके लिए एक अच्छा मतलब टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहा हूँ जिससे कि आपकी तैयारी में एक धार लग सके। तो एक्चुअली में ये जो मेक आईएएस का जो टेस्ट सीरीज है मित्रों, ये मेक आईएएस का टेस्ट सीरीज मैं आपको पूरा यूपी पीसीएस के लिए कवर कराऊंगा। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज में एक खासियत ये है कि इन्होंने पूरा चैप्टर वाइज मतलब कि टेस्ट सीरीज इन्होंने बनाया है चैप्टर वाइज, जिससे कि एक आपके लिए बढ़िया पॉइंट ये हो जाएगा कि आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और आपको जहाँ पे भी आपको जिस टॉपिक्स पे लगेगा कि आपकी पकड़ कमज़ोर है, आप वहाँ पे अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आज हम देखेंगे तो ये मेक आईएएस का फर्स्ट टेस्ट सीरीज है। ठीक है मित्रों, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको बस क्या करना है, बस इस टेस्ट सीरीज को देख लेना है और देखने से पहले स्टॉप करके आपको आंसर बताते चलना है। देखने में तो ये बहुत ही आसान लग रहा है मित्रों, बट जब आप इसको कंसंट्रेटली सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी आसान चीज़ों में ही गलतियां होती हैं। और अगर यही आसान क्वेश्चन अगर आपका सही हो जाता है एग्जाम में, तो आप सिलेक्शन के करीब में हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास कुछ संसाधन नहीं है, इस नाते मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। जो भी चारों ऑप्शन लगेंगे मुझे, जहां जो बताना होगा, जो भी क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों को तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, बट अगर मैं लिख नहीं पाता हूं तो मैं वहां पे बोल दिया करूंगा, आप इसे बस सुन लेना। ठीक है, जिससे कि आपकी एक टॉपिक की थॉरो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम अपने आज इस मेक आईएएस के जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो यूपी पीसीएस 2022 के लिए है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न इसमें कह रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो मित्रों इसमें अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की। ठीक है, और लोग यहां गलती कर देंगे एम एन राय, लेकिन यह एम एन राय संविधान निर्माण की बात नहीं करते हैं। वो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के गठन करने का विचार देते हैं यहीं पे, इसीलिए इसने फर्स्ट ऑप्शन में एम एन राय को रखा है। ठीक है, तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे इन्होंने मतलब कि गलतियों को रखा है जिससे कि आप गलत करें। ठीक है, तो आपको बस इन्हीं चीज़ों से बचना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो मित्रों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी होंगे। ठीक है, और आपको मैं यहाँ बता दूं कि 1895 ईस्वी में जब इन्होंने स्वराज विधेयक जब पारित किया गया था, उसी में इन्होंने सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मित्रों कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको 1773 का अगर रेगुलेटिंग एक्ट पता होगा, पूरी बातें एक उसके क्रिप्स पॉइंट अगर आपको पता होंगे तो आप इसको इलिमिनेट कर जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि यूपी पीसीएस एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पॉइंट क्या सही होगा, फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या इसमें सहमत मतलब कि मिला जुला है, इसे हमें बताना है। ठीक है ना, तो पहला कह रहा है कि इसमें कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है मित्रों, तो आप याद रखिएगा कि यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। नियंत्रण परिषद मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ये बात कर रहा है। तो मित्रों ये सरासर गलत है, यह 1784 में किया गया था। ठीक है, नियंत्रण परिषद मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना।
चलिए, तो यहाँ पे केवल ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको क्रिप्स पॉइंट बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, कि इसमें क्या क्या आपको जानना है। सबसे पहले तो आप जानिए मित्रों कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि एक नियंत्रित करने का प्रथम प्रयास किया गया था। दूसरी चीज अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें दूसरा पॉइंट ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर जो था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे उसको, उन लोगों को इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है मित्रों, और दूसरी चीज कि अब स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल का गवर्नर जनरल का एक क्षेत्राधिकार जो है वो काफी बड़ा हो गया। इसके नाते इनकी परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, और उस 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूं। सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ, इस जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूं आप इसे रट जाइएगा, सबसे आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थे गवर्नर जनरल के बंगाल के, उसमें कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसीसी थे पहले, दूसरे थे क्लेवरिंग, तीसरे थे मॉनसन, और चौथे थे बरवेल। ठीक है, तो ये 4 लोग थे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि जब स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल का पहली बार गवर्नर जनरल पद बनाया गया, तो बनाया किसे जाएगा? तो यह वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाएगा। और याद रखिएगा इसी 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर नेक्स्ट वर्ष 1774 में क्या हुआ कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट बस नाम था, जबकि ये कलकत्ता, उड़ीसा और बंगाल के ही क्षेत्रों को देखरेख करता था। और याद रखिएगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो सर एलिजाह इम्पे बनाए गए। और याद रखिएगा कि अन्य 3 न्यायाधीश भी इसमें थे, जिसमें चैम्बर्स थे, लिमास्टर थे और हाइड थे। ठीक है मित्रों, और याद रखिएगा एक चीज ये भी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसमें शामिल थे, मतलब कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद इसमें था। ठीक है ना, तो इतनी सारी चीजें आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखना है, यहां से आपको इलिमिनेट करके दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। थोड़ा सा मेरे पास संसाधन की कमी है, जिसके नाते मैं लिख नहीं पाता हूं, तो जल्दी ही वो भी हो जाएगा। तो इस नाते आप लोग बस सुन लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, मैं बस चाहता हूं कि आप लोग करीब में जाएं सिलेक्शन के। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को हम देखते हैं मित्रों। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों हमारा कि जब भी, एक मिनट, जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, ठीक है, जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। ठीक है, यह कथन किसका था? तो याद रखिएगा मित्रों, यह कथन स्वाभाविक सी बात है महात्मा गांधी जी का है। ठीक है ना, चलिए, और याद रखिएगा कि 1922 में इन्होंने मतलब कि इस स्टेटमेंट की बात की थी, मतलब कि गांधी जी ने कहा था कि संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग किया था इन्होंने 1922 में, प्रबलतम तरीके से अगर देखें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? तो मित्रों अभी मैंने आपको पिछले बताया कि यह एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं है, यह आपको एक टॉपिक वाइज पूरा आपको चलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कहीं ना कहीं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें प्रावधान किया गया था कि भैया कलकत्ता में एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, और उसी के आधार पर नेक्स्ट वर्ष 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए मित्रों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। दूसरा कह रहा है इसका मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मित्रों कि जो ए ऑप्शन, केवल ए जो दिया है यही सही होगा कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। अब मित्रों यहां पे आपको नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानना, मतलब कि आवश्यक जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इसको इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो चलिए हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ बता देते हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर हम नेहरू रिपोर्ट देखें तो सबसे पहले अगर नेहरू रिपोर्ट पूछ लेता है एग्जाम में कि किसने लाया, तो लड़के इसमें टिक मारते हैं जवाहरलाल नेहरू। नहीं, गलत। जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने
नेहरू रिपोर्ट को लाया था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप ये जानिए। दूसरा पॉइंट आप यहां से ये जानिए कि अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, लगभग 10 पॉइंट्स में बनाई गई थी, और उस 10 पॉइंट्स में से जो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट बंबई में बनाया गया था। ठीक है, तो आपको 3 चीजें मैंने बताया। दूसरा आपको अब इसमें पॉइंट आपको ये देखना है कि ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया इसी के अंतर्गत। तो वही देखिए ऑप्शन में यहां दे दिया है कि ब्रिटिश भारत का। और दूसरी चीज, ब्रिटिश भारत क्या होगा, जिस जिस क्षेत्रों पे कंपनी का कब्जा था, ब्रिटिशों का अधिकार था, उसको हम बोलते थे ब्रिटिश भारत। तो वही कह रहा है कि पहली बार क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान इसी के अंतर्गत बनाया गया। ठीक है मित्रों, और याद रखिएगा कि इस नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था, बहुत ही कट्टर तरीके से विरोध किया था। तो इस नाते ये ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा। तो अब बताइए, अगर आपको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, ऐसे आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहा हूं, तो आपका टॉपिक भी तैयार हो रहा है, आप अपने आप को जज भी कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो कि हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं भाई पिट्स इंडिया एक्ट। आ जाइए, पहला कह रहा है कि इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। तो यह बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, जो भी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो ये सत्य बात कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यह भी मित्रों बिल्कुल सत्य बात है, मतलब कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बता देते हैं। आपने देखा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो कि कंपनी को थोड़ा सा कंट्रोल, नियंत्रित रूल रेगुलेशन में लाने के लिए किया गया, क्योंकि कंपनी में काफी भ्रष्टाचार हो रहा था। ठीक है, दूसरी चीज, उसी के ठीक कुछ सालों के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और याद रखिएगा कि उस समय पर ब्रिटेन के जो युवा प्रधानमंत्री होते हैं विलियम पिट, उन्हीं के नाम पर यह एक्ट आता है। और दूसरी चीज क्या कहा गया, इसी एक्ट के तहत ये बोला गया कि जिस भारत में जिस जिस भी क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार है उसे हम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या किया गया कि अब कंपनी का जो भ्रष्टाचार था मित्रों, वो रुक नहीं रहा था। ठीक है, इस नाते अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण परिषद, क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं नियंत्रण परिषद, इसकी एक प्रॉपर तौर से स्थापना की गई कि तुम भैया जाओ और कंपनी के कार्यों को और प्रशासन को पूर्ण तरीके से उनकी रेवेन्यू वगैरह जो भी सारी चीजें हैं उनकी देख रेख करो कि ये भ्रष्टाचार कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उतना जितना शुरू में कमाई देते थे उतना टैक्सेस ये अब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मित्रों कि इसमें बस 2-3 पॉइंट हुए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में विलियम पिट के नाम पे इनका नाम रखा गया। दूसरी चीज, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको नियंत्रण परिषद बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई, जो कि कंपनी के कार्यों और प्रशासनों पे क्या करती थी, पूर्ण रूप से नियंत्रण रखती थी। और दूसरी चीज, बस कंपनी को अधिकार इसमें यही दिया गया था मित्रों कि कंपनी जिसे चाहे उसे रख सकती थी, कंपनी में जिसे चाहे उसे निकाल सकती थी, लेकिन बाकी कार्यों को उसको नियंत्रण करने का अधिकार किसको दिया गया था मित्रों, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था। तो इतनी सारी बातें यहां से आपको जाननी है। एग्जामिनर अगर आपसे इससे अलग थोड़ा सा हट करके अगर प्रश्न बनाता है तो आप उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो 7वें नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं मित्रों। 7वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। आपने अभी पहला प्रश्न पढ़ा था और अधिकतर बच्चे उसमें गलत कर देते एग्जाम में, बहुत बच्चे सही भी करते, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। तो वहां पूछा था कि सबसे पहले संविधान निर्माण की बात किसने की, और यहां 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया। तो यहां पे MN राय सही हो जाएंगे, जो कि 1934 में यह विचार प्रस्तुत करते हैं। और याद रखिएगा मित्रों, ठीक इन्हीं के 1 साल के बाद 1935 में जो कांग्रेस होती है वो भी संविधान सभा के गठन की मांग करती है। तो आपसे 2 प्रश्न आपको यहां तैयार हो गए, आपसे या तो कांग्रेस की बात पूछे या सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात पूछे, तो वो MN राय 1934 आप टिक करिएगा। और अगर कांग्रेस की बात करें कि कब संविधान सभा के गठन की बात किया उन्होंने, तो आप 1935 को टिक करके आ जाइएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को बहुत
तरीके से बस पढ़िए, स्मार्टनेस तरीके से। आपको देखने में आसान लग रहा होगा, बट ये टेस्ट सीरीज बहुत ही एक तरह से हम कहें तो मतलब कि मॉडरेट टाइप का है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 8वां नंबर प्रश्न में कि पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं मित्रों। अभी मैंने आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया, उसी के बारे में, उसी से कुछ रिलेटेड चीजें फिर यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसके अंतर्गत भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि इसमें द्वैध शासन का भाव निहित था। अब देखिए मित्रों, आपसे थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज कर दिया, अभी आपको मैंने पीछे बताया। सबसे पहले तो आपने देखा कि कंपनी का तो एकाधिकार भारत के साथ व्यापार पे बना ही रखाया गया था, बस इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रण परिषद बोलते थे, उसकी एक स्थापना की गई कि जाओ भैया देख रेख करो तुम कंपनी का, कि पैसा कहाँ चुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टैक्सेस कहाँ पे ये लोग मतलब कि छुपा रहे हैं। ठीक है ना, देख रेख करो क्यों इतने टैक्सेस नहीं आ रहे हैं भारत से। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो सही हो गया, मैंने आपको पीछे बताया। दूसरा पॉइंट में थोड़ा सा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा कि इसमें द्वैध शासन का भाव निहित था। अभी मैंने आपको पीछे मित्रों एक पॉइंट बताया था कि कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि भैया तुम जिसे चाहो उसे अपनी कंपनी में रख सकते हो, जिसे चाहो उसे निकाल सकते हो। वहीं आप देखोगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य क्या था, उसके कार्यों प्रशासनों पे नियंत्रण। तो कहीं ना कहीं कंपनी के ही अंदर दो तरीके से शासन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं कि द्वैध शासन तो एग्जैक्ट नहीं था वो, लेकिन एक भाव निहित था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना अलग काम कर रहा था, कंपनी अपना व्यापार का काम अलग कर रही थी। तो इस नाते ये पॉइंट सही हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे हमको सोचने वाला बस प्राणी बनना है। जब आप ऐसे सोचने लगोगे तो आपका आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो मित्रों अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसी में जितने क्षेत्रों पे कंपनी ने कब्जा कर रखा था भारत में, वो क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहलाया। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ पिट्स इंडिया एक्ट लिखा है, आगे इन्होंने 1784 को मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है मित्रों, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, आपको ध्यान देना है। इसने कहा कि किस अधिनियम के तहत सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। एक्चुअली में हुआ क्या मित्रों कि याद रखिएगा, यहाँ पे पहले मैं आपको सही आंसर बता दूं, यहाँ पे 1813 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। मतलब कि 1813 के चार्टर अधिनियम में ब्रिटेन से जितने भी आने वाले कंपनी थे, जितने भी लोग चाहते थे कि व्यापार करें आके भारत, वो आकर के पूर्व के साथ व्यापार कर सकते थे। मतलब कि अब एक इकलौती ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो कि महारानी एलिजाबेथ ने दे रखा था, वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या था, आइए देख लेते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे कि जो वाणिज्यिक चरण चला, फिर औद्योगिक चरण चला ब्रिटेन में, और फिर वित्तीय चरण चला। तो एक्चुअली में जब वाणिज्यिक चरण था तो इनको केवल पैसा कमा कर व्यापार करके मुनाफा कमाना था। लेकिन जब औद्योगिक चरण आ गया मित्रों, लगभग ये 1858 तक औद्योगिक चरण चलेगा, तो इस बीच में अब यह क्या करेंगे, अपने यहाँ उद्योग लगाएंगे। और जब उद्योग लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कच्चे माल कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो ये अपने उपनिवेश से प्राप्त करेंगे। तो अपने उपनिवेश में आप देखेंगे कि बहुत सारे ज़मीनों पे कब्जा करेंगे। जितने भी आप देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, सब क्या कर रहे हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, ये सब औद्योगिक नीति के तहत, अगर आपको मैं जब कभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये अंग्रेज क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली वे में ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे और वहाँ से रॉ मटेरियल्स को उपज कराते थे और अपने देश को ले जाते थे। स्वाभाविक सी बात है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई, मतलब कि अब हर लोग उद्योग लगा रहे थे।
तो सबको कच्चा माल चाहिए था। तो अब ब्रिटेन की वहाँ संसद में ये बात उठी। अब कुछ लोग उसमें शेयर होल्डर थे उस संसद के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब वो लोग चाहते थे कि भैया अगर सबको भेज दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो किसी तरीके से मतलब कि इन लोगों को बोला गया कि अब तुम्हें जो सैलरी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है, जितना तुम्हारा मुनाफा होता है उतना तुम्हें हम देंगे, लेकिन फिर भी तुम सभी लोगों को जाने दो, नहीं तो हमारे देश में क्या हो जाएगा, एक युद्ध की स्थिति आ जाएगी। और इसी 1813 के चार्टर अधिनियम में इसीलिए क्या कर दिया गया कि सभी के सभी जो भी व्यापारी जाना चाहते थे पूर्व की तरफ उपनिवेश में व्यापार करने और वहां से कच्चा माल ले आने के लिए और अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए लाने के लिए, वो सबके दरवाजे खोल दिए गए। तो वही आपसे यहाँ प्रश्न बना है कि किस अधिनियम के तहत सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत जाने की छूट प्रदान कर दी गई। तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ये हो गया एक कहानी मोटा मोटा, ठीक है। मैं आपको लगभग पूरी टेस्ट सीरीज अगर नहीं हो पाएगी तो आधा कराऊंगा, 2 पार्ट में इसे करा दूंगा, ठीक है। अब आइए हम यहाँ 1813 का चार्टर अधिनियम थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया मुख्य मुख्य, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले आप याद रखिएगा मित्रों कि सॉरी 1813 के चार्टर अधिनियम में सबसे पहला प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, सभी को अनुमति दे दी गई व्यापार करने की। दूसरा कि अब कहीं ना कहीं ईसाई धर्म प्रचारक भी जो थे वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए उनको स्वीकृति दी गई, उनको भारत भेजा गया, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फेवर में वो ले सकें। तीसरा बात क्या किया गया कि अब कहीं ना कहीं कंपनी की आय से ही प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए निकाला गया और कहा गया कि आप भारतीयों की शिक्षा पे खर्च करो। क्यों? क्योंकि अगर हम जब किसी का, अब आप एक बात बताइए, अगर हम किसी के जगहों का जाके किसी के खेत का दोहन कर रहे हैं और उसे थोड़ा सा हम लालच दे दें कि तुम्हारे लिए हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुश्मन को हमने मारे बिना उससे लाभ ले लिया और दुश्मन समझ भी नहीं पाया। यही काम इन्होंने किया। तो इन्होंने 3 काम किया 1813 के चार्टर अधिनियम में। एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म करके सभी के लिए खोल दिया, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया भारत में। दूसरी चीज, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया की कंपनी से जो लाभ होता था उससे भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाने लगा, ठीक है। इतने काम यहां से किए गए मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप इस तरीके से पूरे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी तैयारी मजा आ जाएगा और आप एकदम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। चलिए 11 नंबर पॉइंट्स को हम देख लेते हैं मित्रों। घबराना नहीं है, इसमें जो भी नए लोग होंगे, पुराने लोग तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो नए लोग होंगे वहाँ मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और अपना एक व्यू जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर पॉइंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो अभी मैंने आपको पीछे ही बताया 1935 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने आपको पीछे 1813 का चार्टर अधिनियम पूरा बोल दिया और उम्मीद भी होगा कि आपको तैयार होगा। चलिए देख लेते हैं। पहली बात इसमें कह रहा है कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल सत्य बात है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। दूसरी बात कह रहा है कि इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया। तो बिल्कुल मित्रों बिल्कुल यह गलत बात है, ठीक है। यह 1813 के चार्टर अधिनियम में नहीं किया गया था। तो सिर्फ ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पे, ठीक है। चलिए अब हम 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। 13 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए पीछे अभी हमने 1773 पढ़ा, 1784 पढ़ा, 1813 पढ़ा। इंपॉर्टेंट सब में आपको मैंने बताया और आपका रिवीजन भी हो रहा है। अब हम 1833 से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया। तो सर 1833 के चार्टर अधिनियम से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बिल्कुल सत्य बात है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले बने। बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आपको 1833 के चार्टर अधिनियम से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसे मैं बता देता हूं जो कि एग्जाम में बन सकता है।
याद रखिएगा मित्रों कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें जो कि 1773 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, अब उसी को क्या कर दिया गया, उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और याद रखिएगा कि भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, और याद रखिएगा कि इस भारत के गवर्नर जनरल की शक्तियों को इतना बढ़ा दिया गया, मतलब कि पूछिए मत, इसको बहुत पावर दे दिया गया। और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें एक अगर हम कहें तो शुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। ठीक है ना। तीसरी पॉइंट इसमें क्या किया गया था कि सिविल सेवा में चयन के लिए खुला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 1773 वाला था उसने विरोध किया, और जिसके कारण यह खुली प्रतियोगिता, मतलब कि भारतीय विदेशी सब इसमें भाग ले, यह लागू नहीं हो पाया। और चौथी बात इसमें क्या किया गया मित्रों कि एक चौथा विधि सदस्य जोड़ा गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, और ये विधि का विशेषज्ञ था। तो याद रखिएगा इतने पॉइंट्स यहाँ पे आपको कवर करने हैं। तो लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल नहीं था भारत का, यह एक विधि सदस्य था, विधि का विशेषज्ञ था, जो कि 1833 वाले चार्टर अधिनियम में चौथा सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जोड़ा गया, क्योंकि अब लॉ से रिलेटेड भी विधियों की ज्ञान जरूरी होने थे। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को आया। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है। डेट तो किसी को याद नहीं होगा, बहुत कम लोग को याद होगा, लेकिन सबको पता होगा कि 1942 में क्रिप्स मिशन संविधान सभा के गठन के लिए बुलाया गया था। दूसरा कह रहा है यह 3 सदस्यीय आयोग था। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि क्रिप्स मिशन में सिर्फ एक ही सर स्टैफर्ड क्रिप्स ही आए थे, एक ही सदस्य था, और यह 22 मार्च 1942 को आया। इस नाते यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से, विशुद्ध मतलब कि शुद्ध होता है, रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। तो अभी मैंने आपको बताया कि 1833 के चार्टर अधिनियम से अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक शुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय भी बन गई, मतलब प्रशासन में भी हस्तक्षेप करने लगी व्यापार के साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुआ। तो अभी मैंने आपको बताया 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसमें लॉर्ड मैकाले को चौथा विधि विशेषज्ञ सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। देखिए कितना फायदा हो रहा है हम लोगों को, पूरा पढ़ लेने के बाद सारे क्वेश्चन हमारे टैकल हो जा रहे हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा मित्रों। अगर मेरा ये आपको परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक पॉइंट्स आप दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। ठीक है, मेरे से बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, फिर भी मैं उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे जैसे मेरे पास संसाधन होगा मैं अच्छा करूंगा। मेरे व्यूज़ पे आप मत जाइएगा, क्वालिटी को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इतने सारे चैनल हो गए हैं कि व्यूज़ डज नॉट मैटर। ठीक है, आप मेरे क्वालिटी देखिएगा कि मैं क्वालिटी दे पा रहा हूं या नहीं दे पा रहा हूं। 17 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें मित्रों, तो 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया। अब देखिए मित्रों, अभी हमने आपको बताया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रिवीजन कराया, फिर 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, फिर आपको 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर 1833 का चार्टर अधिनियम, और अब हम आएंगे सीधे 1853 का चार्टर अधिनियम। तो याद रखिएगा कि 1853 के चार्टर अधिनियम में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसकी जो विधायी मतलब कि होता है कानून बनाना, और प्रशासनिक मतलब कि उस कानून को लागू कराना सुचारू रूप से, मतलब कि कार्य संचालन करना, ये दोनों शक्तियां को क्या कर दिया गया, अलग अलग किया गया। तो ये 1853 में। इसके पहले वाले सभी एक्ट में क्या था, ये एक ही के अंतर्गत समाहित थी, मतलब कि गवर्नर जनरल ही कानून बनाएगा और उसे लागू भी कराएगा। लेकिन अब क्या हुआ, कानून बनाने वाले अलग हो गए परिषद, और लागू कराने वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है,
आइए 1853 के चार्टर अधिनियम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि इसी के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथककरण कर दिया गया। और दूसरा पॉइंट्स आपको यहां से ये याद रखना है कि अभी जो आपने जस्ट पीछे आपने देखा था कि 1833 वाले जो चार्टर अधिनियम में आपने देखा था, जिसमें यह बोला गया था कि खुली सिविल सेवा का प्रतियोगिता का वो आयोजन किया जाएगा जिसमें भारतीय विदेशी सब होंगे, वो पॉइंट्स को यहाँ पे रखा गया फिर से, और फिर से वो क्या हुआ, उसका शुभारंभ हुआ। मतलब कि सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली चयन प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या की गई कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का मतलब कि में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। ठीक है। और चौथी बात यह किया गया कि जो 1833 में लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य बना था चौथा, उसको अब गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मतलब कि अभी तक वह सिर्फ एक संविदा के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से मतलब कि विधि सदस्य बना दिया गया। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया 1853 सारा। पहला कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बिल्कुल सत्य बात मित्रों। ठीक है, एकदम बिल्कुल सत्य कह रहा है। ठीक है। अभी देखिए यहां पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो अगर हम देखें तो यह तो सही है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात अगर हम देखें कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, तो यह भी सही है। और क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन सही नहीं है, तो न तो एक न तो दो, मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, पॉइंट सही होंगे। तो इसलिए डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। चलिए अब हम 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। 19 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, तो 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि 1976 कोठारी समिति, दूसरा कह रहा है 1989 सतीश चंद्रा समिति, और थर्ड कह रहा है कि 2004 होटा समिति। तो याद रखिएगा मित्रों कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो अगर हम देखें मित्रों तो जो डी ऑप्शन मतलब कि जो तीनों के तीनों हैं ये सुमेलित हैं। और याद रखिएगा कि यह तीनों के तीनों सिविल सेवा में सुधार वाली समिति थी। जो सिविल सेवा अभी पीछे खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ उसमें क्या क्या सुधार किया जाएगा उसी सुधार से संबंधित थी ये सारी की सारी तीनों की तीनों समितियां। तो याद रखिएगा कभी कभी आपसे यहाँ पे क्रम भी पूछ लिया जाएगा, तो उपयुक्त तीनों सही हो जाएंगी। चलिए 21 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं मित्रों। 21 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह आपका क्या हो जाएगा मित्रों, मैकाले समिति का गठन किया गया। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ये सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइंड से स्लिप कर गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पहले भारतीय सिविल सेवक रमेश दत्त बने। मित्रों ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा कि पहले भारतीय सिविल सेवक कौन बने थे, तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। कौन बने थे मित्रों, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। थोड़ा मैं लिख नहीं पा रहा, आप सुन लीजिए। अधिकतर बच्चे सुभाष चंद्र बोस जी को टिक कर देते हैं। याद रखिएगा कि भारतीय सिविल सेवा का 1854 में मैकाले समिति के द्वारा गठन किया गया। और दूसरी चीज, सबसे पहले भारतीय जो कि सिविल सेवक बने थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। और जो यहाँ रमेश दत्त ऑप्शन में दिया है यह दूसरे सिविल सेवक बने थे। तो याद रखिएगा इन दोनों लोगों का नाम, कम से कम पहला और दूसरा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सिविल सेवक थे। तो इस नाते ऑप्शन ए केवल यहां पे सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। हम 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1886 मतलब कि 1886 में लॉर्ड डफरिन द्वारा गठित एचिसन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो याद रखिएगा एचिसन समिति अगर हम देखें तो यह लोक सेवाओं के अधिकतम व न्यूनतम आयु सीमा से संबंधित थी। ठीक है ना, याद रखिएगा मतलब कि इसी समिति के आधार पर क्या किया गया कि अब जो मतलब कि लोक जैसे कि लोक जो सिविल सेवा में बैठने की उम्र थी उसको
19 और 13 किया गया, ठीक है ना। अधिकतम आयु कितना किया गया, 19 और 23 इसके तहत किया जाना था, ठीक है। इतना याद रखिएगा यहां से आप, ठीक है मित्रों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 1853 खत्म हो गया, अब 1858 का, जो कि 1857 की ठीक एक साल के बाद, क्रांति के ठीक एक साल बाद हुआ था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य डायरेक्टली अब हस्तक्षेप करने लगे, ये इनकी बात कर रहा है। आइए देख लेते हैं। तो 1858 से रिलेटेड पहला बात कह रहा है कि भारत में कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो बिल्कुल क्या है, सत्य बात है मित्रों ये, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। थोड़ा सा 1 मिनट, क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है मित्रों। तो अगर हम देखें, शासन को समाप्त नहीं किया गया, ठीक 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 ठीक, शासन को समाप्त नहीं किया गया था, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम ने विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की थी। तो याद रखिएगा कि सिर्फ जो 2 है, ये 2 जो है ये सही नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये सही होगा। मतलब कि कंपनी के शासन को हम खत्म नहीं किए, बस हमने क्या किया कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया डायरेक्टली, कि अब आप डायरेक्ट कंपनी को देखो, जो कि अभी तक इनडायरेक्टली रूप से देख रहा था। इस नाते यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, और केवल बी गलत होगा, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से प्रश्न। सबसे पहले याद रखिएगा कि अब कंपनी के शासन को समाप्त करके इस शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, पूर्णतः खत्म कर दिया गया। अब क्या किया गया कि कंपनी का अब क्या किया गया कि ब्रिटिश के जो साम्राज्ञी थी उनके तरफ से भारत का प्रशासन चलाने के लिए एक राज्य सचिव का पद गठित किया गया। क्या किया गया, राज्य सचिव का पद गठित किया गया। और स्वाभाविक सी बात है कि यह राज्य सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जो कि इसको सलाह देंगे, क्योंकि भाई अब पूरे भारत का मतलब प्रतिनिधित्व ये करेगा एक तरह से राज्य सचिव, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसको बदल करके वायसराय कर दिया गया, और इसी वायसराय को क्राउन का प्रतिनिधि मतलब कि ब्रिटेन साम्राज्य का प्रतिनिधि बोला जाता था, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि यह भारत सचिव की अब आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाधित हुआ, ठीक है। और यह प्रथम वायसराय कौन बनता है, तो लॉर्ड कैनिंग बनता है, ठीक है। और इसी अधिनियम में यह भी कहा गया कि जो राज्य सचिव होगा वो वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार कर सकता है तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार उसे दिया गया। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कंपनी का शासन एक तरह से समाप्त हो गया, तो कहीं ना कहीं जो भारत के क्षेत्रों पे इनका कब्जा था, इसको भी तो चलाने के लिए इनको बजट का प्रावधान करना था। तो याद रखिएगा कि पहली बार भारत के लिए बजट का मतलब कि प्रतिवर्ष बजट पेश होगा वहीं ब्रिटेन की संसद में। कौन पेश करेगा, तो यही राज्य सचिव आपका पेश करेगा। तो इतनी सारी बातें यहाँ पे की गई थी, ठीक है ना। हालांकि पूरी बातें तो पूरी नहीं की गई थी 1857 के बाद, जितनी बातें कही गई, बट 1-2 बातें पूरी की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। तो याद रखिएगा मित्रों, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर आप देखेंगे तो जो आप वर्तमान में देखते हैं यूपीएससी, और स्टेट में आप देखते हैं एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, ये सारी की सारी जो ये स्टेट की प्रांतीय लोक सेवा आयोग थी, और जो ये एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब कि यूपीएससी का गठन, यह हम भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत करते हैं इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए हम 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने आपको पीछे इनके सारे पॉइंट्स बताए थे, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया, बिल्कुल सत्य बात है ये। दूसरा कह रहा है इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सही पूछा है तो ए और बी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे मित्रों, यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
थोड़ा सा मित्रों मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं मेरी टंग स्लिप हो जाए, हो सकता है कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, कहीं गलत थोड़ा सा बोल जाऊँ, क्योंकि मैं तो बिना देखे बोल रहा हूँ। तो मुझे मेरे जो दिमाग में से निकल रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और ज़रूर उस पर आप मेरा ध्यान केंद्रित करवाइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है ना, कि यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, मैं वहाँ सुधार करूंगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं मित्रों। कह रहा है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए अब देखते हैं भैया, अब 1858 का अधिनियम खत्म हो गया, अब 1861 के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। कह रहा है कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसके द्वारा वायसराय को परिषद की स्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। और दूसरी बात कह रहा है ऐसे अध्यादेश की अवधि 3 माह थी। बिल्कुल ये गलत बात है, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, केवल एक सही हो जाएगा। आइए आपको यहां बता देते हैं 1861 से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट कि जो गवर्नर जनरल को आपने देखा था कि जब वह बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो उसके लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। अब उस कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6, अगर देखें तो न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य शामिल किए जाने थे। ठीक ना, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता था कि या तो 6 या तो 12, अधिकतम 12 से अधिक नहीं। ठीक ना, और इसमें भी कम से कम आधे सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे कि मित्रों गैर सरकारी होंगे, मतलब कि सरकारी नहीं होंगे। ठीक है ना, गैर सरकारी होने चाहिए, 50% गैर सरकारी और 50% सरकारी। ये पहली बात इसमें की गई। दूसरी बात इसमें क्या किया गया कि मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां 1833 में छीन ली गई थी कि अब ये विधेयक नहीं बना सकते हैं, इनको पुनः वापस कर दिया गया। ठीक है, इन शक्तियों को, इन दोनों के गवर्नर को इनकी शक्तियां वापस कर दिया गया। तीसरा बात क्या किया गया कि वायसराय को अब कहा गया कि तुम अब अगर मान लो सपोज करो विपत्ति की परिस्थिति है, उसमें एक अध्यादेश जारी कर सकते हो। जैसे कि आप वर्तमान में देखते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश 100 अनुच्छेद 123 के तहत जो जारी करता है वही अध्यादेश की यहाँ बात कर रहा है, मतलब कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 माह दिया है क्वेश्चन में, तो अध्यादेश की अवधि आज भी 6 माह है और उस समय भी 6 माह थी। ठीक है, और यही सारी चीजें, इतनी ही बातें की गई। और याद रखिएगा कि इसी अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में क्या किया था, विभागीय प्रणाली को मान्यता दी थी। तो इतनी सारी बातें आपको यहां से देखना था। चलिए अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे अपने। 27 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों कि भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1859 में विभागीय प्रणाली की मान्यता को शुरू करता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि वायसराय को विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने तथा नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो कब प्रदान किया गया, तो यह 1861 के भारत परिषद अधिनियम में ही प्रदान किया गया। मित्रों आप बड़े बड़े क्वेश्चन से डरिएगा मत, क्योंकि अब यूपीपीसीएस ने अपने ट्रेंड को बिल्कुल ही बदल लिया है। और याद रखिएगा कि दिन प्रतिदिन उसके क्वेश्चन मॉडरेट हो रहे हैं, तो आपको इसमें बिलीव करना है और एकदम आपके सही दिशा में ही ये प्रश्न बनाया गया है। ठीक है ना, तो ऐसे ही प्रश्न अब आने वाले हैं। अब जो वो वन लाइनर प्रश्न थे वो अब नहीं आने वाले हैं मित्रों, उनकी संख्या बड़ी कम होने वाली है। और आप पिछले ईयर्स के पेपर्स को देख भी रहे होंगे तो आप एनालिसिस भी कर ले रहे होंगे। ठीक है मित्रों,